नमस्कार दोस्तों, पीसीएस बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने जो अभी तक जो हमारा जो बिहार स्पेशल जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने देखा है अभी तक आपका जो चंद्रगुप्त जो मौर्य है यानी कि जो मगध वंश है, तो मगध वंश की जो स्थापना थी उस सब के बारे में हम लोगों ने देखा था। हम लोगों ने अभी तक नंद वंश तक पढ़ लिया था। इसके बाद जो हमारा अब जो एक तरीके से जो बहुत ही महत्वपूर्ण वंश है वो है मौर्य वंश। और जो मौर्य वंश है एक तरीके से कह सकते हैं कि जो मगध है एक तरीके से भी मतलब बहुत ही एक तरीके से कि बहुत ज़्यादा शक्तिशाली ये जो वंश था। तो इसके बारे में क्योंकि ये इस टॉपिक इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि यहाँ से आपके बिहार पीसीएस या अन्य यहाँ तक कि यूपीएससी बीपीएससी जैसे कि यूपी पीसीएस मतलब भारत का कोई भी एग्ज़ाम है, यहाँ से क्वेश्चन आपको बनते ही बनते हैं। जिसमें आपको चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और चाणक्य, ये आपको 3 ऐसे नाम हैं और जहाँ से आपको क्वेश्चन बहुत देखने को मिलते हैं। तो आइए एक बार देखते हैं मौर्य वंश के बारे में। तो जो मौर्य वंश थी इसकी जो स्थापना हुई थी जी पहले ये देख लेते हैं कि मौर्य वंश है। जो मौर्य वंश इसका जो काल है, इसका जो एरा है वो 321 से 184 ईसा पूर्व का एरा है ये। और वही है कि चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ से था, 321 से 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य इसके जो राजा बने थे। जस्टिन एवं स्ट्रैबो ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकोट्स कहा, जिसकी पुष्टि विलियम जोन्स ने भी की थी। प्लूटोकार्क एवं एडिया ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रिकट्स के रूप में चिन्हित किया था। मतलब जो जस्टिन और स्ट्रैबो थे, इन्होंने क्या थे चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकोट्स कहा था। तो आपसे क्वेश्चन मतलब पीसीएस जो पीडी होता है उसमें पूछे जाते हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकोट्स किसने कहा था, तो आपके ऑप्शन में आ जाएंगे। तो यहाँ सब देख सकते हैं इसको। चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे वो चाणक्य के बारे में हम सभी जानते हैं। इन्होंने ही चंद्रगुप्त मौर्य को सहायता किया था इस तरीके से जो नंद वंश थी और उसको ख़त्म करके नया राज बनाने के लिए, और जो नया जो वंश था इसको स्थापित करने के लिए चाणक्य ने ही चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी। और इस चाणक्य के सहयोग से ही चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो आपका 321 पूर्व में ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की थी। उसके बाद है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध किया। युद्ध के बाद हुई संधि में चंद्रगुप्त मौर्य को काबुल, कांधार, मकरान और हेरात का क्षेत्र प्राप्त हुआ था। देखिए क्या था कि जो चंद्रगुप्त मौर्य जब शासन में जब स्थापित हुआ था तो उस समय क्या था कि जो सिकंदर था, जो कि एक तरीके से विश्व विजेता था, वो विश्व विजेता पूरा बनने का सपना देख रहा था, लेकिन उसने मगध पर कभी विजय पाई नहीं थी। तो वो क्या था कि उस समय चंद्रगुप्त मौर्य से वो लड़ने आए थे। तो सिकंदर तो नहीं लड़ने आए थे, उनका जो सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, वो चंद्रगुप्त मौर्य से एक तरीके से युद्ध करने आए थे। और जब युद्ध करने आए थे तो उसमें सेल्यूकस निकेटर की हार हुई थी। और जब हार हो गई थी सेल्यूकस निकेटर की, तो क्या था कि सेल्यूकस निकेटर जो है चंद्रगुप्त मौर्य से काफ़ी प्रभावित हुआ था। और जब प्रभावित हुआ था तो उन्होंने क्या किया, उनकी जो लड़की थी उनके अपने लड़की की शादी जो है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया। और साथ ही जब करने के बाद क्या हुआ, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को काबुल, कांधार, मकरान और हेरात, ये जो सारी जगह हैं, ये सारी जगह जो चंद्रगुप्त मौर्य को गिफ्ट में दे दिया था। इससे क्या हुआ, जो मगध साम्राज्य है वो एक तरीके से और ही उसका डेवलपमेंट बढ़ गया था। उसका जो विस्तार है आपका जो कह सकते कि पश्चिमी जो एरिया था उसमें और उनका प्रस्ताव जो विस्तार था वो बढ़ गया था। और जो चंद्रगुप्त मौर्य है उन्होंने भी अपना जो सेल्यूकस निकेटर उनको जो उपहार में हाथी उन्होंने दिया था। तो यही है। इसके बाद आपका है कि युद्ध के बाद चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह यूनानी राजकुमारी हेलेन कॉर्निया के साथ से हुआ था। जो सेल्यूकस निकेटर की जो पुत्री थी वो कौन थी, हेलेन कॉर्निया थी। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो सेल्यूकस निकेटर थी उनकी लड़की का नाम क्या था, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद है कि सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत मेगास्थनीज को भेजा था और मेगास्थनीज ने इंडिका की स्थापना की थी। देखिए सेल्यूकस निकेटर क्या था, जब युद्ध वगैरह हार गया था और जब अपनी लड़की की शादी कर लिया था, उन्होंने क्या किया कि जो उनका जो अपना जो तरीके से राजदूत था वो जो मेगास्थनीज थे, तो उनको उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेज दिया था। और जब ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि जो मेगास्थनीज है वो किसके दरबार में आया था और मेगास्थनीज ने किसकी रचना की थी, तो मेगास्थनीज ने इंडिका की रचना की थी और मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था। और जो इंडिका है, इंडिका में मूलतः जो है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ही एक तरीके से डिटेल उनका है, उनके जो शासन प्रणाली थी तो उसके बारे में ही इंडिका में बताया गया है। तो ये था कि जो है आपका चंद्रगुप्त मौर्य का जो राज विस्तार है ये उत्तर में हिंदू कुश पर्वत, ईरान,
दक्षिण में कर्नाटक तथा पश्चिम में सौराष्ट्र तक विस्तृत था। मतलब इनका जो जो राज्य जो था, विस्तार जो था मगध साम्राज्य का उस समय, तो पर्वत जो ईरान तक, मतलब उस साइड में जो आपका उत्तर पश्चिम कह सकते हैं, उधर आपका ईरान से लेकर के दक्षिण में कर्नाटक और पश्चिम में जो सौराष्ट्र, जो कि अभी गुजरात का पार्ट है, तो यहाँ तक क्या था, मगध साम्राज्य का जो फैलाव तो हो चुका था। फिर उसके बाद है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है कि ये इनका जो अंतिम जो शासन का जो अंतिम काल था, उस समय थोड़ा सा इनका जो शासन है वो थोड़ा सा प्रभावित हुआ था, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन का जो अंतिम वर्ष था, उसमें क्या था कि जो 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था। और अकाल पड़ने के कारण क्या हुआ, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने जो अपने राजगद्दी है, मतलब उन्होंने राजा के पद से त्याग दे दिया था और श्रवणबेलगोला में चले गए थे, जो कि कर्नाटक में जो स्थल है वहाँ चले गए थे और तपस्या कर रहे थे। और आपको ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि चंद्रगुप्त मौर्य है, उन्होंने जो अपने उम्र के अंतिम जो अवस्था में उन्होंने किस धर्म को अपना लिया था। तो आप लोग जानते होंगे कि जो इसके बाद जो राजा आए थे, अशोक वगैरह थे, तो उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, तो वो जो थे वो जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, वो जो अपनी उम्र के अंतिम समय में उन्होंने क्या किया था कि जैन धर्म को अपनाया था। और जैन धर्म को अपनाया था और उन्होंने तो 298 ईसा पूर्व में सल्लेखना विधि से उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। सल्लेखना विधि ये होता है कि इस समय क्या होता है, जो मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए जो जैन साधु लोग होते हैं, वो क्या करते हैं कि कुछ नहीं खाना पीना खाते हैं और सिर्फ तपस्या में लीन रहते हैं, सब कुछ त्याग देते हैं, खाना पीना सब कुछ त्याग देते हैं, एकदम मोह में ऐसे हट जाते हैं। तो इसी पद्धति के द्वारा जो चंद्रगुप्त मौर्य है उन्होंने अपने प्राण को त्याग दिया था। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है अंतिम जो शासन के जो उनका अंतिम वर्ष है थोड़ा सा प्रभावित हुआ था। अब देखते हैं आपका बिंदुसार के बारे में। जो बिंदुसार था वो क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। बिंदुसार को जो इतिहास में है किस किस नाम से जो सुशोभित किया गया है, तो वो है आपका अमित्रघात और सिंहसेन। ये जो नाम है ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है बीपीएससी वगैरह में कि जो बिंदुसार को क्या क्या बोला जाता है, तो बिंदुसार को अमित्रघात और सिंहसेन जैसे उपाधियों से सुशोभित किया गया है इतिहास में। स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया के एक राजा एंटियोकोट्स ने डायमेकस नामक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। जी हाँ, ये क्वेश्चन ही पूछा जा चुका है कि जो डायमेकस था वो किसके दरबार में आया था, तो डायमेकस बिंदुसार के दरबार में आया था। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन था ये। और बिंदुसार के दरबार में मिस्र के राजा टॉलमी और फिलाडेल्फस ने डायनोसियस नामक राजदूत भेजा था। तो ये भी है कि जो डायनोसियस राजदूत थे ये किसके दरबार में आया था, तो ये भी बिंदुसार के दरबार में ही आया था। उसके बाद आपका है कि बिंदुसार ने जो इनका जो था वो तक्षशिला में जो विद्रोह हुआ था दबाने के लिए किसको भेजा था, तो इन्होंने अपने पुत्र अशोक को भेजा था। उसके बाद है कि जो बिंदुसार थे जो अपने अंतिम उम्र के अंतिम समय में इन्होंने क्या किया था, अजीबक संप्रदाय को अपना लिया था। इनके जो पिताजी जो थे चंद्रगुप्त मौर्य उन्होंने जैन धर्म को अपनाया था, लेकिन बिंदुसार ने क्या किया, अजीबक जो धर्म जो संप्रदाय था उनको इन्होंने अपना लिया था। तो बिंदुसार हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है मौर्य काल के लिए, मौर्य काल के ज़्यादा इंपॉर्टेंट था आपका चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद आपका है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका अशोक है। तो आइए अब हम लोग थोड़ा सा अशोक के बारे में पढ़ाई कर लेते हैं। अब यही थोड़ा सा अशोक को पढ़ते हैं। अशोक जो है ये जो बिंदुसार था ये उनका पुत्र था और बिंदुसार के शासन के समय ये जो अशोक है ये उज्जैन का राज्यपाल था। और पुराणों में क्या था, अशोक को जो है अशोक वर्धन कहा गया है, तो ये भी जरूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद है कि मास्की और गुर्जरा के जो अभिलेख है उसमें जो अशोक को क्या कहा गया है, अशोक ही कहा गया है। उसके बाद है आपका सिंघल अनुश्रुतियों के अनुसार जो कि बौद्ध ग्रंथ है उनके अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की थी, लेकिन इसका कोई साक्ष्य नहीं है। हालांकि जो सिंघल अनुश्रुति है उन्होंने तो कह दिया कि जो अशोक ने जो है अपना 99 भाइयों की हत्या करके उन्होंने अपनी गद्दी प्राप्त की थी, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं है। उसके बाद है आपका कि अशोक जो है कलिंग युद्ध के बारे में थोड़ा सा इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट है यहाँ से। जो कलिंग युद्ध है अशोक ने अपने शासन के किस वर्ष में उन्होंने कलिंग युद्ध किया था, तो वो था उनका 9वां वर्ष। शासन का जो 9वां वर्ष था उसमें उन्होंने कलिंग युद्ध किया था, जो कि अगर ईयर बाय देखा जाए तो ये 261 ईसा पूर्व था। और इसके बाद क्या हुआ कि कलिंग को जो है जो कलिंग को उन्होंने अपने राज्य में सम्मिलित कर लिया था। ये इसलिए इम्पोर्टेंट युद्ध है क्योंकि इसके बाद जो है अशोक के जो शासन जो प्रणाली थी एक तरीके से पूरी तरीके से परिवर्तित हो गई थी। इस युद्ध के बाद पूरी तरीके से बदल गई थी, क्योंकि इसके बाद उन्होंने अहिंसा मतलब पकड़ लिया था, हिंसा को त्याग दिया था।
उसके बाद है कि अशोक के किस शिलालेख में जो कलिंग युद्ध का वर्णन है। तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे वो है 13वां शिलालेख में अशोक का जो है उसमें जो कलिंग युद्ध है उसका वर्णन किया गया है। उसके बाद एक कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने जो है बौद्ध धर्म को अपनाया था, उससे पूर्व वो शैव धर्म को मानता था। देखिए ये एक तरीके से इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि यहाँ से आपको पीसीएस वगैरह में आपको कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन दे सकते हैं कि जो अशोक है जो बौद्ध धर्म को अपनाने से पहले वो किस धर्म को मानता था। तो अभी आप लोग समझ गए होंगे कि अशोक जो है बौद्ध धर्म अपनाने से पहले उन्होंने शैव धर्म को अपना लिया था। उसके बाद ही कि जो अशोक को जो है बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दी थी, तो उपयुक्त नामक जो विद्वान थे, जो भिक्षु थे, उन्होंने क्या किया था, अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। ये किसके अनुसार है, तो दिव्यावदान के अनुसार है। अब वही थोड़ा सा अशोक के जो कुछ महत्वपूर्ण वर्ष उन्होंने जो काम किया था उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है ये कि 9वें वर्ष में उन्होंने क्या किया था। तो 9वें वर्ष में जब शासन के 9वें वर्ष में उन्होंने क्या किया, कलिंग युद्ध किया था। शासन के जो 10वें वर्ष में उन्होंने क्या किया, बोध गया की यात्रा की थी। 12वें वर्ष में उन्होंने क्या किया, निगारी सागर की यात्रा की थी। 13वें वर्ष में उन्होंने क्या किया, धम्म शिलालेखों में अंकन किया था। 14वें वर्ष में उन्होंने क्या किया, धम्म महापात्रों की नियुक्ति की थी। और शासन के जो 20वें वर्ष है उनका, उसमें उन्होंने क्या किया, लुम्बिनी की यात्रा की थी। देखिए लुम्बिनी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि लुम्बिनी जो एक तरीके से बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि यहीं पर गौतम बुद्ध का जो है जन्म हुआ था। और इसी समय क्या क्या जो अशोक ने है जो कर्ज है उनके जो शासन प्रणाली जो टैक्स जो था उन्होंने 1/8 कर दिया था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। इसके बाद है आपका कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र को और संमित्रा को श्रीलंका भेजा था। मतलब अशोक के जो पुत्र थे और पुत्री थी, पुत्र महेंद्र थे और पुत्री जो है संमित्रा थी। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन्होंने उनको कहाँ भेजा था, श्रीलंका में भेजा था। अशोक ने तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ पर किया था, पाटलिपुत्र में किया था। तो ये भी फैक्ट है। उसके बाद अशोक ने लगभग 37 वर्षों तक शासन किया। उनकी मृत्यु जो हुई थी वो 232 ईसा पूर्व में हो गई थी। अशोक के बाद जो है लगभग जो है मौर्य समाज कह सकते हैं एक तरह से पूरा उसका पतन हो चुका था, क्योंकि इसके बाद बहुत जो उत्तराधिकारी आए थे वो उतने अच्छे से शासन किया नहीं। इसके बाद इसका पतन हो गया था। तो अशोक के बाद जो है 10 उत्तराधिकारियों ने शासन किया। ये उत्तराधिकारी बोल सकते कुणाल थे, बंधुपालिन था, इंद्रपालित था, दशोन था, दशरथ थे, संप्रति थे, शालिकुक थे, देवावर्धन थे, शतवधु थे और बृहदत्त थे। मतलब जो अंतिम जो शासक था वो कौन था, आपका बृहदत्त था। जो मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वो बृहदत्त था। और मौर्य के जो मौर्य वंश का जो पहला शासक था वो आप लोग समझ गए होंगे कि वो चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिन्होंने चाणक्य की सहायता से क्या किया था, मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो दोस्तों आज जो है एक तरीके से जो मगध साम्राज्य था ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। कल के वीडियो में हम लोग बौद्ध और जैन धर्म को पढ़ेंगे। इसको आप लोग देखते रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। इस सीरीज से क्या है कि आपको जो बिहार पीसीएस हो गया, बिहार में जितने भी एग्जाम्स होते हैं वहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेंगे, यहाँ से क्वेश्चन उस एग्ज़ाम के लिए ज़रूर बनेंगे, इसलिए आप इसको ज़रूर देखते रहिएगा। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।